एक घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठकर रो रहे हैं और मातम पसरा हुआ है। दोस्तों, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जो भारत की मिलिट्री है वो लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फौजी शहीद हुआ है और शहीद होने के साथ साथ यहाँ पर इस बात का गर्व भी है गांव वालों को, लेकिन दुख भी है क्योंकि उस फौजी के 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चे आज अनाथ हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर उस रोने धोने के बीच में उस फौजी की जो पत्नी है वो एकदम से खड़ी होती है और सभी लोगों से कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, मेरा पति मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेरे साथ है और मुझे चुप करने की यानी रोने से बंद करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग उसका भरोसा नहीं करते हैं। ये महिला करीबन 1 महीने तक लोगों के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरा पति जीवित है। जो फौजी आए थे उसके पति के साथ वो भी ये समझते हैं कि बताओ कितना बड़ा सदमा इस महिला को लगा है, क्योंकि 4 बच्चे जिनमें कोई कितनी उम्र का था, कोई कितनी उम्र का था और यहाँ पर बहुत बुरा हाल था। लेकिन बात अब यहाँ पर बनती है कि क्या सच में ही उस महिला को उसका पति नजर आ रहा था, या सच में ही वो एक गहरे शोक में जा चुकी थी, या मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि उस महिला को उसका पति आज भी नज़र आता है, उसके साथ रहता है और उसे हर छोटी बड़ी मुसीबत से बचाता रहता है। क्या भरोसा होगा? लोगों ने भरोसा किया या नहीं किया, लेकिन जब इनकी बातें हमने सुनी तो हमें पूरा विश्वास हुआ इनकी बातों पर, और जब इनकी दुख भरी घटना हमने सुनी तो हमारे दिल से भी थोड़ी सी आह निकली। क्यों? क्योंकि देश का जो जवान है वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। वो किसी संत से कम नहीं है, वो पूजनीय है। दोस्तों, उस शहीद की आज प्रतिमा भी बनी हुई है, लेकिन कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। क्या सच में ही उस महिला का भ्रम था, या सच में ही उसका मरा हुआ फौजी पति उसके पास आता था? ये पूरी घटना आपको जाननी है तो हरियाणा का जिला पलवल, और पलवल के अंतर्गत एक गांव आता है और उस गांव में एक महिला रहती है, सावित्री। करीबन आपको लेकर चलती हूँ मैं 1990 से शुरुआत करते हैं। 1990 में शुरुआत करती हूँ। सावित्री जो 4 बच्चों की माँ थे, सावित्री के 4 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे थे और 2 बेटियां थे। सावित्री बहुत खुशी भरी जिंदगी जी रही थी। पति उसका फौज में था, बहुत अच्छे घर में थी, और उसका पति जिसका नाम ज्ञान होता है, ज्ञान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। यहाँ पर करीबन 4 से 5 देवरानी और जेठानी होती हैं। उनके बीच में सावित्री रहती है, अपना गुजारा करती है। कभी भी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सावित्री को एक मलाल रहता था। जब वो अपनी देवरानी और जेठानियों को पतियों के साथ खुश देखा करती थी तो अपने उस फौजी पति को याद किया करती थी। अक्सर जब वो छुट्टी आया करता था तो सबसे बड़ी शिकायत सावित्री की यही रहती थी कि मैंने सारे बच्चे तुम्हारे बिना पैदा किए हैं, यानी तुम यहाँ पर नहीं रहते हो, मैं अकेली सब दर्द सहन करती हूँ। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे बिना अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करती हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। होली जैसा त्योहार, दिवाली जैसा त्योहार, हर रिश्ता सबके साथ पूरा है, लेकिन तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों पति पत्नी सावित्री और ज्ञान जब बात करते हैं तो ज्ञान अब की बार अपनी पत्नी की आंखों पर हाथ रखता है, उसे कमरे के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक बात बताऊं। चुपके से उनके कान के पास आता है, जबकि बातें बता रही हूँ, कान के पास आकर कहता है कि मैं तुझे अपने साथ अब की बार फौज लेकर जाऊंगा। दोस्तों, जब ये बात सावित्री सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या जी आप सच कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। 1990 की आपको बात बता रही हूँ। सावित्री ने अपने कपड़े जमा किए, लेकिन पति उसे बाजार लेकर जाता है और बहुत सुंदर सुंदर, उस जमाने में बहुत सुंदर वस्त्र उसे दिलवाता है। ये फौजियों के लिए बहुत अच्छी एक जानकारी है। जब उसे वस्त्र दिलवाता है तो वो कहती है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महिला हूँ। तो फौजी हंसने लगता है।
कहता है कि कभी तो कहती है कि सबसे बदकिस्मत हूँ कि मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, आज तुम बड़ी भाग्यवान और खुशकिस्मत अपने आप को समझ रही है। तो यहाँ पर सावित्री कहती है कि जहाँ पर पति की परछाई वहाँ पर उसकी पत्नी, मैं आज बहुत खुश हूँ। दोस्तों 2 बच्चों को सावित्री अपने देवर और देवरानी के भरोसे यहीं पर छोड़कर जाती है और 2 बच्चों को अपने साथ फौज में ले जाती है। शायद वो पल बहुत सुनहरे थे, वो पल बहुत अच्छे से दोनों एक साथ वहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। 3 महीने वो पति के साथ रहती है। शायद ये वक्त ऐसा था, सावित्री जब वहाँ पर अपने आप को महसूस करती थी तो सोचती थी, उनका आज भी कहना है कि मुझे लगता था कि अपनी झोली में इस सारे वक्त को भर लूँ और इस वक्त को खुलकर जी लूँ। शायद कुछ और संदेश मुझे मिलना बाकी था। ये कहती है कि उसके बाद जब मुझे घर छोड़कर जाते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि नहीं, मुझे तो वहीं पर रहना है, आपके वहाँ तो बहुत अच्छा है। अब कहाँ एक गांव में और कहाँ फौज में, तो अलग तो बात है ही। लेकिन दोस्तों ये पति कहता है कि अब रुक जा, 2 साल बाद तुझे फिर लेकर जाऊंगा और बच्चों का वहीं पर दाखिला कराऊंगा, बच्चे वहीं पर पढ़ेंगे, तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे भी पत्नी के साथ रहना है। दोस्तों ज्ञान इस तरह की बातें करके जिंदगी बढ़ने लगती है। 2 साल निकल जाते हैं। हर बार सावित्री की यही बात कि कब 2 साल निकलेंगे और कब तुम्हारे साथ जाऊंगे। दोस्तों सावित्री ने धीरे धीरे हर सामान जो होता है वो समेटना शुरू किया, क्योंकि पति ने वादा किया था कि 1993 का सन जब आता है तो उस वक्त हम दोनों एक साथ तुझे लेकर जाऊंगा, तो चिंता मत करना। अब यहाँ पर उस समय तक कुछ फ़ोन का STD कॉल का इंतज़ाम हो चुका था। दोस्तों इसके बाद कहीं इधर उधर हुआ करते थे। अब क्या होता है कि STD कॉल पर फौजियों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा की गई थी, बाकी आम जनता के लिए ये सब कुछ नहीं था। सावित्री सामान रख रही है, पति का फ़ोन आया है। कोई एक आधी फ़ोन था, ये भी इनके गांव में एक लौता फ़ोन था जिस पर शायद कुछ इस तरह की ही कॉल आया करती थी, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन नहीं था। अब क्या होता है कि सावित्री अपना सामान रखती है, इंतज़ार करती है। अब उसको 1993 में करीबन फरवरी में उसको आना था। फरवरी में जब उसको आना था तो वो फरवरी में मनाई आ जाती है। एक पत्र वहाँ से आता है, फ़ोन भी नहीं आता है कि अभी वो नहीं आ रहा। सावित्री बैग से रोते हुए सामान निकालती है कि मुझे अभी नहीं जाना है, वो अभी आ नहीं रहे। ये फिर मार्च हो जाता है और अप्रैल हो जाता है। दोस्तों अप्रैल के महीना में करीबन 22 अप्रैल को तय था कि वो आएंगे और उसके बाद हम 10-15 दिन यहाँ पर रहेंगे और मई में यहाँ से चले जाएंगे। यानी उसके पति का ये वादा होता है। 22 तारीख को उसको वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी, जो सावित्री का पति ज्ञान होता है। लेकिन क्या मैं आपको बताऊँ, 22 तारीख को जब ट्रेन पकड़नी थी तो उस यानी पूरी जो उनका ग्रुप होता है, किसी कारण बस यहाँ पर 22 तारीख को ज्ञान को रोक लिया जाता है। फौज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जब उसको रोका जाता है तो दोस्तों उससे कहा जाता है कि तुम कल जाना, आज मत जाना। अब सावित्री यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। अब की बार भी उसे लगा, अब की बार उसने कपड़े पैक नहीं किए। कई बार खत के जरिए उसे पता चलता है कि उसे नए कपड़े वो आकर ही दिलाएगा, अच्छे कपड़े दिलाएगा जिस तरह से पहले दिलाए थे। अब जब वो 22 तारीख को रुकता है तो यहाँ पर 22 तारीख की रात जब होती है, रात के वक्त दोस्तों कुछ आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ होती है और इसी मुठभेड़ में यहाँ पर ज्ञान जो होता है ऐन मौके पर, यानी उन्होंने 2 लोगों को मारा था, सामने वालों को, लेकिन ज्ञान भी इस सब कुछ में जीवित नहीं रह पाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। ये खबर सावित्री को नहीं दी जाती है, लेकिन सावित्री को दूसरे दिन पति का इंतज़ार था। मेरा पति आएगा और हम खूब मज़े करेंगे, खूब आपस में बहुत सारी बातें करेंगे। चारों बच्चों को तैयार कर लिया था। स्कूल में जाकर ये कहकर आ गई थी कि मेरे बच्चे अब फौज में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से क्या पता था कि जो पति उसे सपने दिखा रहा था या उसे अपने साथ ले जाने वाला था, वो तो ताबूत में बंद हो चुका है, वो शहीदी को प्राप्त हो चुका है। देश का बेटा, देश का लाल धरती माँ के लिए धरती माँ की गोद में सो चुका है। ये खबर उसके देवर जेठू को पता चलती है।
सावित्री कहती है कि जी ये साड़ी मुझे देना, ये साड़ी देखना मैं फौज में पहनूंगी, वहाँ पर मेरी तरह की और भी पत्नियाँ आती हैं, मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। चारों बच्चों के लिए उसने कपड़े खरीद लिए थे, 3 लगेज उसने तैयार किए, पुराने ज़माने की कंडियाँ उसने तैयार की, अपने मेकअप का सामान तैयार किया, सब कुछ तैयार रखा था। लेकिन दोस्तों जब दूसरा दिन होता है तो दूसरा दिन उसके पति का जो शरीर था वो शायद सज धज कर एक दूल्हे की तरह उस गांव में प्रवेश करता है। सावित्री देखती है कि आज लोग इतना इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। वहाँ पर जब लोगों की भीड़ जमा होती है तो सावित्री धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। जेठ जी ये क्या हो रहा है, मेरे पति नहीं आए। जेठ जी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर एक और काम था कि सबरी महिलाओं से जगह को खाली कराया गया था, क्योंकि एक शहीद अपने घर आ रहा था और उसके लिए लोगों की जो भीड़ जमा होने वाली थी उसके लिए जगह भी तो चाहिए। सावित्री कहती है कि अरे मैं तो फौज में जाने वाली हूँ और मुझसे ये घर साफ करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सावित्री जो देखती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन अब आपको उससे पहले का थोड़ा सा मंजर बताती हूँ। सावित्री दिन के वक्त सोई हुई थी, सोती हुई उसके एकदम नींद ले रही थी, तभी उसके पास उसका वो पति ज्ञान आता है, उसके पैर को हिलाता है, कहता है कि जग जाओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है। वो कहती है कि मैंने तो सब कुछ तैयार कर रखा है। 4 पाई पर सावित्री बैठती है और अपने पति से बात करती है, जो कि आया नहीं है। दोस्तों इस सपने को वो अपनी जेठानी को बताती है। कभी कहती है कि मैं जगी हुई थी, कभी कहती है कि मैं सोई हुई थी, वो अपने आप में खोई हुई थी। यहाँ पर सावित्री मन का भ्रम समझती है, लेकिन जब वो ताबूत आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सावित्री टूट जाती है, ज़मीन पर दहाड़े मार मार कर रोती है। बच्चों को कैसे पालूंगी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम्हारे बिन मैं कैसे रह सकती हूँ, मुझे नहीं रहा जाएगा, मुझे तुम्हारे साथ फौज में चलना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर सावित्री कहती है कि अपनी जगह पर जहाँ पर उसका शरीर यानी पार्थिव शरीर जो शहीद वाला शरीर था, उससे उसका पति निकलता है और उसे चुप कराता है। तभी कहती है जी मुझे ये चुप करा रहे हैं, ये तो जीवित हैं, ये इससे बाहर आ गए हैं। लोगों ने कहा कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पति का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आखिरी सलामी उससे दिवाई जाती है और उस शहीद को माँ की गोद में माँ के लाल को अर्पित कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उनके नाम की प्रतिमा बनाई जाती है, नाम की प्रतिमा बनाई जाती है। लेकिन सावित्री अब अनुभव कर रही थी। 12 दिन जब तक होते हैं, 12 बामन उन्हें बोला जाता है, जब तक सावित्री हर किसी से ये कहती है कि मेरे पति मेरे साथ हैं, मुझसे बातें करते हैं। यहाँ तक कहा करती थी कि मेरे पति ने कहा कि तू बच्चों का ध्यान रखना, बाकी अगर तुझसे नहीं होगा तो मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, मैं तो हूँ तेरे साथ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 12वीं के दिन भी 12 बामन जब होते हैं तब भी सावित्री को अपना पति नजर आता है। दोस्तों उसके बाद जब वक्त बीतता है तो रात के वक्त सावित्री अपने पति से घंटों तक बात किया करती थी, यहाँ तक कि वो उसके लिए खाना भी निकालती है। वो दुनियादारी को भूल चुकी थी, अपने बच्चे और अपने पति में खोई रहा करती थी। उसके कपड़ों को गले से लगाया करती थी और उससे बातचीत करती थी। परिवार वालों ने समझा कि कहीं इसके मन का भ्रम है, इसको ठीक किया जाए, लेकिन वो इसके मन का भ्रम नहीं था। तभी यहाँ पर परिवार वाले उसके लिए दवाई या किसी ट्रीटमेंट का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब एक दिन क्या होता है कि सावित्री का जो बड़ा बेटा था वो बाहर खेल रहा था, सब अंदर बैठे हुए होते हैं। खेतों पर वो गया था और यहाँ पर घर से बाहर खेल रहा था खेतों पर अपने भाइयों के साथ, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत सारा काम था, बहुत सारे पशु थे। सावित्री और उसकी देवरानी जेठानी घर पर थी और दोस्तों जेठ जो होता है वो खेतों पर होता है। तभी जो झेरा होता है उसके अंदर उसका बेटा गिर जाता है, बड़ा वाला बेटा। सावित्री घर बैठे हुए बैठी रहती है,
तभी वो जो उसका पति है जिसका नाम ज्ञान है वो आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, वहाँ पर लड़का गड्ढे में गिर चुका है। सावित्री कहती है कि जीजी मेरा बेटा गड्ढे में गिर गया है। वो कहते हैं कि हे पागल है, तेरे जेठ जी वहाँ पर हैं, वो तो उसका खास ख्याल रखते हैं। जेठानी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन दोस्तों करीबन आध घंटे बाद जेठ उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर लाता है और कहता है कि इसके पैर में चोट आई है और ये गड्ढे में गिर गया है। जेठानी हैरान हो जाती है, आधे एक घंटे पहले इसने मुझसे ये बात पहले ही बताई, जबकि खेतों से घर कोई भी नहीं आया था। तभी जेठानी कहती है कि एरी तुझे सच में ही वो दिखाई देता है या सच में ही बताता है? तो सावित्री कहती है कि हाँ जीजी, मुझे वो सारी जानकारी पहले ही देते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर वो आता है, कहता है उसका पति कि मैंने उसे लगने नहीं दिया है, लेकिन तू बच्चों का ख्याल रखा कर, बच्चों का ध्यान रखा कर। हालांकि मैं भी ध्यान रखता हूँ, लेकिन तेरी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों धीरे धीरे और वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ उन दोनों में बातचीतें चलती रहती हैं। रात के वक्त भी दोनों बातें करते हैं। सावित्री का मन ऐसा हो गया था कि उसे लगता ही नहीं है कि उसका पति इस दुनिया से चला गया है। उसके पति ने कहा कि तुम्हें मेरी बरसी करनी होगी। हर साल सावित्री उसकी बरसी करती है, हर साल उससे बातचीत करती है, हर दिन बातचीत करती है। सावित्री जी ने एक और घटना यहाँ पर बताई। वो कहती हैं कि मेरे बेटे का एक दिन एक्सीडेंट होता है, उसके बारे में भी मुझे पहले ही बता दिया जाता है मेरे पति के ज़रिए, और ये सारी बातें मैं खुली आंखों से अनुभव करती हूँ। यानी वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, मरने के बाद भी हमारे आसपास रहते हैं। एक दिन बताती हैं सावित्री कि अपने ससुराल को छोड़कर फिर वो शहर में रहने लगती हैं। अब शहर में उनका घर थोड़ा सा, जब वो आए थे शहर में तो वहाँ पर लोगों का रहना सहना कम होता है। सावित्री अकेली घर में रहती है। बच्चे किसी शादी में गए हुए होते हैं और सावित्री घर में जब अकेली रहती है तो उसे डर लगता है कि प्रभु कहीं से चोर ना आ जाए, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, क्योंकि मैं अकेली हूँ। वो कभी भी पति को जाने के बाद ज़्यादातर अकेली नहीं, एक परिवार में रहने वाली महिला को अकेले में तो डर लगेगा ही, लेकिन रात के वक्त जब वो चिंतित होती है तो पति पास आता है और कहता है कि क्यों घबराती है, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, तू आराम से सो, इस घर की रखवाली मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने तेरे साथ शादी की है और मेरा अंश, मेरे बच्चे तेरे पास हैं, तो तेरी और इस परिवार की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तू निश्चिंत होकर सो। सावित्री कहती है कि उस रात उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंखें कब खुली, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अचंभित हुई थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, सच में ही उस रात चोर आते हैं, लेकिन वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये कौन सा चमत्कार था? अब यहाँ पर इन सारी घटनाओं को देखकर लगता है कि सावित्री के पति सच में ही उनके साथ रहते हैं। आपको कितनी ये बात सत्य लगती है? वो आज भी कहती है कि मैं उनकी बातों में ही रहती हूँ, उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो आज भी मेरे साथ हर पग से पग मिलाकर चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे बच्चों की परवरिश में उनका बराबर का योगदान है। मैं जब उनकी प्रतिमा के पास जाती हूँ तो मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का मलाल नहीं रहता क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ये बात तो सत्य है। दोस्तों यहाँ पर एक पति ने मरने के बाद भी अपनी पत्नी का साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों यहाँ पर परिवार के सदस्यों की बारी है। नीरू भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा चौधरी कैसी हो प्यारी बहन। मधु उपमन माँ आप कैसे हो। श्री श्याम बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, भूप सिंह भाई, ऐश्वर्या माँ ने कहा कि बेटी कैसी हो, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन हैं। अलका चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का बॉस मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। सरयू बाला बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर राजा राम भाई कैसे हो। यशवंती माँ आप कैसे हो। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पारस जाखड़, यहाँ पर बेटी का बॉस सैनी, आशा गुप्ता, पीहू हैला बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। कांति भाई जी आपकी बहुत शिकायत रहती हैं, आप ठीक हो। रमन बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव हरियाणा से हैं। बबीता सिंह दिल्ली से हैं। सीमा अरोड़ा लखनऊ से हैं। सीमा
हमारी बहन सीमा जो दिल्ली से भी मुझे देखती हैं, सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है। मनोज भाई कैसे हो? नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कैसी हो? रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन आप कैसी हो? अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सीता देवी बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर रंजीत भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर तारा देवी दिल्ली से हैं। विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहुत अच्छी बहन है। मनीष बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी बहन कैसी हो? श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर नीता कुंतल हरियाणा से हैं। प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कुशवाहा दिल्ली से विजय, गौरी नारायण, मोनू जैन, पुष्पा, भारती शर्मा, नीरू, प्रीति, उषा रानी, विजय, महेंद्र, रश्मि, विमला, योगेंद्र, यहाँ पर योगेंद्र नाथ, ललिता यादव, सुबोध बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष, संजीव, रामलाल, ये फेसबुक परिवार है। राकेश पटेल, राजकुमारी शर्मा, शर्वानी पोल बहुत बहुत धन्यवाद। सरला, चंद्रशेखर, पृथ्वी चौहान, मीनाक्षी, दीपक, शारदा पाठक, अनिल और जीतू। दोस्तों हमारा परिवार बहुत अच्छे से हमारा साथ देता है और बहुत अच्छे कमेंट करता है। इनके साथ के वजह से ही आज हम इतनी आगे हैं। थैंक यू परिवार, आप जो इतना साथ देते हो। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं जिनका नाम यहाँ पर दीपक कुमार सिरसा से है, और एक और भाई हमारे राकेश अवस्थी भाई। आप कैसे हैं? ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे और दोपहर की वीडियो भी आया करेगी। उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।